नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मनीष की पाठशाला में। और उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप इन क्लासों को एंजॉय भी कर रहे होंगे और साथ के साथ याद भी आपको हो रहा होगा भी। ठीक है, आज अपने टॉपिक करने जा रहे हैं राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार वंश में। गुर्जर प्रतिहार वंश आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती है उसमें तो सिलेबस के अंदर इसको विशेष रूप से दर्शाया गया है भी। ठीक है, इसके अलावा जितने भी राजस्थान के कंपटीशन हैं उनमें यह एग्जाम में आने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है भी। कौन थे गुर्जर प्रतिहार वंश? अपने जब चौहान वंश पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा एक ग्रंथ था पृथ्वीराज रासो में, और इस ग्रंथ के लेखक थे चंद्र बरदाई भी, जिसका वास्तविक नाम पृथ्वी भट्ट वलादी था और लाहौर का निवासी था भी। इस ग्रंथ में एक सिद्धांत दिया गया है अग्नि कुंडीय सिद्धांत भी, अग्नि कुंडीय सिद्धांत भी। यह अग्नि कुंडीय सिद्धांत क्या कहता है कि वशिष्ठ मुनि था जिसने आबू पर्वत पर यज्ञ किया और इस यज्ञ से 4 वीर पुत्र पैदा हुए, 4 वीर पुत्र पैदा हुए भी। कौन कौन से थे? एक तो थे प्रतिहार, एक परमार, एक चाहमान या चौहान और एक थे चालुक्य ओब्लिक सोलंकी भी, चालुक्य ओब्लिक सोलंकी भी। ठीक है, इन 4 वीर पुत्रों में अपने चौहान या चाहमानों को तो पढ़ चुके हैं। दूसरा देखना कि ये जो चौहान है, परमार है और प्रतिहार है, इन तीनों ने तो अपने राजस्थान में साम्राज्य स्थापित किया था, जबकि जो चालुक्य या सोलंकी थे यह गुजरात में चले गए। ठीक है, तो इन्होंने अपना जो राज्य फैलाया वो गुजरात के आसपास फैलाया। और हमने पढ़ा भी था कि चौहानों का चालुक्यों के साथ लगातार संघर्ष चलता रहा था। ठीक है, तो ये अपने पिछली क्लास में अपने पहले पढ़ चुके हैं। तो इसी में से जो 4 पुत्र कहते हैं वशिष्ठ मुनि ने आबू में यज्ञ करके पैदा किए से, उसी में से एक है प्रतिहार वंश भी। ठीक है, तो अब बात करते हैं ये प्रतिहार कौन थे। ठीक है, और इन्होंने कहां पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया भी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं भारत में जो गुर्जर प्रतिहार वंश था, में गुर्जर प्रतिहार वंश स्थापना या यह जो गुर्जर प्रतिहार वंश है ये 6वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक चला भी। तो पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो यहीं से पुट हो जाता है जो सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। गुर्जर प्रतिहार वंश का शासनकाल रहा था तो 6वीं से 12वीं शताब्दी तक। ठीक है, और इनकी शक्ति का राजपुताना में प्रमुख केंद्र भी, यह भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जो गुर्जर प्रतिहार वंश है इनकी राजपुताना, क्योंकि राजस्थान तो बाद में बना था, तो राजपुताना में प्रमुख केंद्र शक्ति का कहाँ था? तो इनकी शक्ति का प्रमुख केंद्र मंडोर था भी, याद रखना। ठीक है, आगे आगे पढ़ेंगे मंडोर के, बड़ौच के, कन्नौज के, जालौर के, उज्जैन के। ठीक है, तो इनकी शक्ति का राजपुताना में प्रमुख केंद्र था, वो कौन सा था? मंडोर था भी। ठीक है, और यह जो राजपुताना का क्षेत्र था, राजपुताना का यह
क्षेत्र गुर्जरात्रा प्रदेश कहलाता था। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये जो मंडोर का क्षेत्र था, मारवाड़ का क्षेत्र था, ठीक है, ये क्या कहलाता था अभी? गुर्जराता प्रदेश कहलाता था। ठीक है, अब देखो राजपूताना का प्रमुख केंद्र मंडोर कहां पर है अभी? वर्तमान में जोधपुर में, और जोधपुर का हिस्सा उस समय कहलाता था मारवाड़। क्लियर है? तो यह क्षेत्र कहलाता था गुर्जराता प्रदेश या गुर्जर प्रदेश कहलाता था। ठीक है, इसके अलावा बादामी के चालुक्य नरेश भी, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना भी चालुक्य है या सोलंकी थे, यह भी अबुकुंड से पैदा हुए थे भी। ठीक है, चालुक्य, बादामी के चालुक्य नरेश, जिसका आपने नाम पढ़ा होगा पुलकेशिन द्वितीय, भी काफी फेमस शासक था। तो बादामी के चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के अहोल अभिलेख से, के यहां लिख देता हूं, बहुत महत्वपूर्ण है अभी, अहोल अभिलेख जानकारी मिलती है। किसकी? गुर्जर प्रदेश की भी, गुर्जर प्रदेश ओब्लिक गुर्जरात्रा भी, एक ही बात है, बार बार आएगा। तो गुर्जर प्रदेश कह दे या गुर्जरात्रा कह दे, एक ही बात है। और इसी गुर्जरात्रा गुर्जर प्रदेश में जो जाति निवास करती थी, उस जाति की जानकारी मिलती है। क्या? गुर्जर जाति का भी उल्लेख मिलता है। क्लियर है? तो बादामी के चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के अहोल अभिलेख से जानकारी मिलती है गुर्जर जाति की और गुर्जरात्रा या गुर्जर प्रदेश की भी। क्लियर है? तो यह भी क्वेश्चन आ चुका है भी जो अहोल अभिलेख है किसका है भी? तो पुलकेशिन द्वितीय का है। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश से था? तो चालुक्य, बादामी के चालुक्य वंश से संबंधित था भी। क्लियर है? तो देखो प्रश्न, देखो एक प्रश्न ये तैयार हो गया, 2, 3, 4 और 5, हर लाइन में आपको प्रश्न मिलेगा और आप पीछे के पेपर उठा के देखोगे एज इट इज क्वेश्चन आए हुए मिलेंगे आपको। ठीक है, फिर बात करते हैं, एक चीनी यात्री था, चीनी यात्री वेन सांग। ठीक है, और इस वेन सांग का एक ग्रंथ था और ग्रंथ का नाम था CU की भी। ठीक है, इस वेन सांग के बारे में पढ़ चुके हैं भी। इसे क्या कहते हैं? यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, इसे वेन सांग भी बोल देते हैं, हेन सांग भी बोल देते हैं। और इसका ग्रंथ का नाम था CU की भी। इस ग्रंथ में यह कुल 72 देशों का वर्णन करता है, जिनमें से एक था कुचेलो। ठीक है भी, याद रखना कुचेलो। तो अपने ग्रंथ में 72 देशों का वर्णन में, ठीक है, जिसमें एक था कुचेलो। ठीक है, अब याद रखना कुचेलो शब्द किसने यूज किया था? तो वेन सांग ने किया था भी। ठीक है, किसके बारे में कहा? गुर्जर राज्य के बारे में, गुर्जर राज्य के बारे में। ठीक है, यानी गुर्जर राज्य या गुर्जरात्रा है, इसके बारे में इसने कहा कि ऐसा कोई एक प्रदेश था कुचेलो में। ठीक है, जिसकी राजधानी थी, ठीक है, इस प्रदेश की राजधानी, और इसने राजधानी बताई थी पोलीमोलो। ठीक है, इस पोलीमोलो इसने बताया किसको? वर्तमान में जो बीनमाल है
याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है भी। तो वर्तमान में जो बीनमाल है इसे इसने पोलो मोलो कहा था भी। किसने कहा? वेन सांग ने। क्लियर है? तो पोलो मोलो या पोलीमोलो एक ही बात है। किसने कहा? हेनसांग ने। किसको कहा? बीनमाल को। और गुर्जर राज्य को क्या कहा? कूचेलो भी। क्लियर है ये बात? फिर देखना यह बीनमाल वर्तमान में कहाँ पर है? बात करें जलोर के अंदर, तो यह बीनमाल एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान रहा है क्योंकि यहाँ पर महाकवि माग्य का जन्म हुआ था भी। तो महाकवि माग्य की ये क्या है? जन्मस्थली है बीनमाल भी। ठीक है? इसके अलावा ब्रह्मगुप्त की कर्मस्थली रही है। माग्य की तो रही है जन्मस्थली और ब्रह्मगुप्त की कर्मस्थली रही थी। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? तो गुजरात प्रदेश 6वीं से 12वीं शताब्दी तक और शक्ति का प्रमुख केंद्र मंडोर रहा भी, और यह क्षेत्र कहलाता था गुजरात प्रदेश भी। फिर बात करते हैं पुलकेशिन द्वितीय, जो बदामी का चालुक्य नरेश था, के अयलो अभिलेख से जानकारी मिलती है गुर्जर जाति की और गुजरात प्रदेश की भी। इसके अलावा हेनसांग ने के ग्रंथ सीयूके से भी जानकारी मिलती है। कुल 72 देशों का वर्णन किया, जिसमें एक है कूचेलो, जिसकी राजधानी थी पोलो मोलो भी। ठीक है? पोलो मोलो कहा गया किसको? बीनमाल को। इसके अलावा एक ग्रंथ है हरीश चरित्र भी। हरीश चरित्र भी ओब्लिक हर्ष चरित्र भी। ठीक है? एक ग्रंथ है हरीश चरित्र या हर्ष चरित्र। किसका है? हर्षवर्धन का भी। ठीक है? यह हर्षवर्धन 606 से 647 तक ईस्वी तक क्या रहा? इसका शासनकाल रहा था और उस समय यह उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राजा हुआ करता था अभी हर्षवर्धन। ठीक है? तो इसकी जानकारी मिलती है अपने ग्रंथ हरीश चरित्र से या हर्ष चरित्र से। ठीक है? इस ग्रंथ में भारत को युनतु, याद रखना भी, युनतु। तो यह भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। युनतु किसे कहा गया? भारत को भी। ठीक है? इसके अलावा कूचेलो, किसको? गुर्जर प्रदेश को। इसके अलावा पोलो मोलो या पोलीमोलो किसको? बीनमाल को। इन सभी का इसमें क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। ये दोनों शब्द किसने यूज किए थे? हेनसांग ने। तो याद रखना हर्षवर्धन के समय ही हेनसांग ने भारत की यात्रा की थी भी। ठीक है? तो उसने अपने ग्रंथ सीयूके में वर्णन किया। तो यही दो शब्द किस में मिलते हैं? हरीश चरित्र या हरीश चरित्र में। ठीक है? किसके द्वारा? हर्षवर्धन के शासनकाल की जानकारी मिलती है। क्लियर है यहां तक? ठीक है। फिर बात करते हैं, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि राष्ट्रकूट शासक, और उसका नाम था भी दंती दुर्ग। ठीक है? तो राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने एक यज्ञ का आयोजन कराया, हिरण्य गर्भ यज्ञ। हिरण्य गर्भ यज्ञ। ठीक है? इस हिरण्य गर्भ जो यज्ञ करवाया, इस यज्ञ में गुर्जरों को प्रतिहार नियुक्त किया भी। प्रतिहार नियुक्त किया भी। ठीक है? और इस प्रतिहार का मतलब क्या होता है? द्वारपाल। क्या होता है? द्वारपाल भी। किसने किया था? राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने हिरण्यगर्भ यज्ञ कराया और इस यज्ञ में गुर्जरों को द्वारपाल नियुक्त, प्रतिहार नियुक्त किया भी। प्रतिहार या प्रतिहारी नियुक्त किया
और प्रतिहार या प्रतिहारी का मतलब क्या होता है? द्वारपाल भी। ठीक है, तो इसने द्वारपाल बनाए और उसके लिए शब्द यूज किया प्रतिहार, इसलिए यहां के शासक क्या कहलाए? गुर्जर प्रतिहार कहलाए भी। ठीक है, जाति कौन सी थी? गुर्जर, और प्रतिहारी नियुक्त कर दिया, इसलिए द्वारपालों के लिए गुर्जर प्रतिहार शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं, एक व्यक्ति था मिहिर भोज। ठीक है, इस मिहिर भोज के बारे में जानकारी मिलती है ग्वालियर अभिलेख से। ठीक है, तो मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख भी, तो अहोल अभिलेख पढ़ा हमने, किसका था? पुलकेशवन द्वितीय का था। रीट के एग्जाम में आया क्वेश्चन है भी वो, तो आगे भी महत्वपूर्ण है। तो अहोल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय का था, तो मिहिर भोज का ग्वालियर अभिलेख किसका है? मिहिर भोज का है। याद रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि सीधी सी बात है, अपनी क्लासेस का एक ही मकसद है, टू द पॉइंट बात करना है। हर शब्द से एक नया क्वेश्चन बनेगा, कोई भी फालतू बात अपने न आज तक करें या नहीं आगे करेंगे। तो मिहिर भोज का अभिलेख कौन सा है? ग्वालियर अभिलेख पूछा जाएगा। ग्वालियर अभिलेख किसका है? मिहिर भोज का है। ठीक है, इस अभिलेख में प्रतिहारों को भगवान राम के भाई लक्ष्मण का वंशज बताया गया है। राम के भाई लक्ष्मण का वंशज बताया गया है, किसमें? मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में। क्लियर है? तो फिर पूछा जा सकता है, ग्वालियर अभिलेख किसका है? मिहिर भोज का है। अहोल अभिलेख किसका है? पुलकेशन द्वितीय का है। क्लियर है? ठीक है, फिर बात करते हैं, इतिहास की बात करें, और मुहैणोत नैणसी का जिक्र न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। मुहैणोत नैणसी ने प्रतिहारों की, याद करो, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2015 के एग्जाम में पूछा था भी, मुहैणोत नैणसी ने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? ठीक है, तो मुहैणोत नैणसी ने प्रतिहारों की 26 शाखाओं का वर्णन किया है। 26 शाखाओं का वर्णन किया है। किसने किया है? मुहैणोत नैणसी ने। कौन से ग्रंथ में? मुहैणोत नैणसी ख्यात में गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का वर्णन किया है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी ये। ठीक है, यहां से गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है? 26 भी। क्लियर है? फिर बात करते हैं, जिनमें से प्रमुख है। ठीक है, जिनमें से प्रमुख है, प्रमुख है। 26 शाखाएं बताई गई है, जिनमें से प्रमुख में कह सकते हैं अभी मंडोर के। ठीक है, इसके अलावा उज्जैन के, ठीक है, और कन्नौज के, और भीनमाल के, और राजोगढ़ के। ठीक है, राजोगढ़ या राजौरगढ़ भी हो सकता है, एक ही बात है, राजोगढ़ या राजौरगढ़ भी। तो जो स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2016 या 18 होगा, कन्फर्म नहीं है, दोनों में से कोई एग्जाम था, उसके एग्जाम में पूछा गया जो राजौरगढ़ के वैभवकालीन मंदिर हैं वह किस जो शासन है, किस राजवंश से संबंधित है। अभी तो राजौरगढ़ या राजौरगढ़ के जो प्रतिहार है वो किससे संबंधित है? भी किससे है? गुर्जर प्रतिहारों से है। ठीक है, फिर इसके अलावा बात करते हैं जालोर के भी।
ठीक है, तो ये इनमें से क्या है, प्रमुख शाखाएं हैं। कुल शाखाएं कितनी थी, 26 थी भी, जिनमें मंडोर है, उज्जैन है, कनौज है, भीनमाल है, राजौरगढ़ है या राजोगढ़ है और जालोर है। क्लियर है। जिसमें सबसे प्राचीन और सबसे पुरानी कौन सी थी, मंडोर थी भी। ठीक है, अपने पढ़ेंगे मंडोर। तो देखते हैं हरीश चरित्र या हर्ष चरित्र ग्रंथ में भारत को युंतु, कुचेलो गुर्जर प्रदेश और पोलोमोलो भीनमाल के बारे में बताया गया है। राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने हिरण्यगर्भ यज्ञ कराया, जिसमें प्रतिहारी या द्वारपाल नियुक्त किया गुर्जरों को। फिर महिर भोज के ग्वालियर अभिलेख से जानकारी मिलती है, जो प्रतिहार है वो भगवान रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण के वंशज है। फिर मनोत नेणसी ने प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है, जिनमें प्रमुख है मंडोर, उज्जैन, कनौज, भीनमाल, राजौरगढ़ और जालोर के चौहान में। जिसमें से भी सबसे महत्वपूर्ण की बात करते हैं अपने मंडोर के चौहान में, मंडोर के चौहान। मंडोर के चौहान। अब देखो साथ के साथ याद करते हुए चलेंगे। यह भी क्या है, भारत का नक्शा है। ठीक है, भारत के बिल्कुल बीचों बीच एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है कर्क रेखा। कर्क रेखा से ऊपर वाला क्या कहलाता है भी, उत्तर भारत, और नीचे वाला दक्षिण भारत। ठीक है, ऊपर वाला उत्तर भारत, नीचे वाला दक्षिण भारत में। ठीक है, फिर देखना इसी समय एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है, इसी समय इस एरिया में, कहां पर भी, बंगाल में। ठीक है, बंगाल में उस समय क्या था, पाल वंश में। कहां पर, मुंगेर। कहां पर है, मुंगेर में पाल वंश का शासन चल रहा था। ठीक है, और पाल वंश का जो संस्थापक था वह था गोपाल, संस्थापक गोपाल। अब ये मत कहना गुरुजी प्रतिहार पढ़ाते पढ़ाते पाल वंश में कहां चले गए, तो बेटा जी पाल वंश बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि पेपर में आता ही यही है। ठीक है, इसी समय यहां पर दक्षिण भारत की बात कर ले तो यहां पर राष्ट्रकूट वंश था। कहां का, मान्य खेत का भी, मान्य खेत। ठीक है, और मान्य खेत था कहां पर है, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो दक्षिण भारत में मान्य खेत महाराष्ट्र में थे, राष्ट्रकूट वंश भी। और इस राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग भी। थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, बीसी दंती दुर्ग ने प्रतिहारी या प्रतिहार द्वारपाल नियुक्त किया था गुर्जरों को, वही बंदा भी है। ठीक है, फिर देखना यहां पर इस जगह एक जगह है मंडोर में, और ये मंडोर वर्तमान में तो कहाँ है भी, राजस्थान में जोधपुर में है। उस समय मंडोर क्या कहलाता था, मंडोर मारवाड़ में सम्मिलित था। ठीक है, तो इसी मंडोर में उस समय शासक था और उस शासक का नाम था हरिश्चंद्र। ठीक है, तो यहां पर थे मंडोर में प्रतिहार वंश में, और इस प्रतिहार वंश का संस्थापक था कौन है, हरिश्चंद्र भी, हरिश्चंद्र। क्लियर है, तो प्रतिहार वंश का शासक कौन था, संस्थापक कौन था, हरिश्चंद्र भी।
और इसकी राजधानी क्या थी? मंडोर थी भी। ठीक है, और बात करते ये तो थी इसकी राजधानी और जगह पूछ ले तो कहां पर है? मारवाड़ में। ठीक है, तो प्रतिहार वंश मारवाड़ में था, राजधानी मंडोर थी, संस्थापक हरिश्चंद्र था भी। ठीक है, फिर बंगाल में उस समय पाल वंश था मुंगेर में, और इसका संस्थापक था बंगाल का गोपाल, पाल का गोपाल, पाल का गोपाल। मान्यखेत में राष्ट्रकूट वंश था, और राष्ट्रकूट वंश में क्या था? दंती दुर्ग था भी। ठीक है, कुटा किससे? दांती से। कुटा किससे? दांती से, याद रह जाएगा। तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी दंती दुर्ग ने। ठीक है, तो प्रतिहार वंश का संस्थापक था हरिश्चंद्र भी। एग्जाम की दृष्टि से इतना ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इसकी उपाधि पूछ लेते हैं। इस हरिश्चंद्र की उपाधि थी, और उपाधि का नाम था रोहिला द्वी। रोहिला दी। तो रोहिला दी उपाधि किसकी थी? किसकी थी? हरिश्चंद्र की थी भी। और मंडोर के प्रतिहार वंश का संस्थापक था हरिश्चंद्र। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? अब आगे बात करते हैं। ये जो हरिश्चंद्र है, ठीक है, इस हरिश्चंद्र के दो पत्नियां थी। क्या थी? दो पत्नियां थी भाई। पुराना टाइम था, ठीक है, जो दो दो समेट कर रख सकते थे। आजकल तो एक ही बहुत है ना, क्योंकि वो जो काया पलट केंद्र होता है ना, हाँ, उसके खर्चे उठाने के लिए एक ही सफिशिएंट है आज के टाइम में। तो पुराना टाइम था, चलता था, क्योंकि उस समय क्या होता था, ये काया पलट केंद्र इतने नहीं थे भी। समझ गए काया पलट केंद्र? हाँ, बस वही वही। तो इसकी दो पत्नियां थी। एक तो थी भी ब्राह्मण, ब्राह्मणी थी, ठीक है, और एक थी क्षत्राणी भी। क्या थी? क्षत्राणी भी। इस ब्राह्मणी के पुत्र हुए, वो क्या कहलाए? ब्राह्मण प्रतिहार भी। ब्राह्मण प्रतिहार। और इस क्षत्राणी के पुत्र हुए, वो क्या कहलाए? क्षत्रिय प्रतिहार। तो जाहिर सी बात है, ब्राह्मण प्रतिहार है, वो तो ब्राह्मण का काम करते रह जाएंगे, और जो क्षत्रिय हैं वो तो क्षत्रिय का कार्य ही करेंगे। ठीक है ना? तो ये जो क्षत्राणी थी, इसके 4 पुत्र थे। एक भोगभट, कद्दक, रज्जिल और दद या दह। ठीक है, इन चारों भाइयों ने मिलकर मंडोर पर सबसे पहले कब्जा किया था भी। ठीक है, और कब्जा करने के बाद ही मंडोर को क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। किसकी? मारवाड़ की। क्लियर है? किसने? ये जो क्षत्राणी है, इसके 4 पुत्र थे। कौन कौन से? एक भोग भट्ट, एक था रज्जिल, एक कद्दक। ठीक है, और एक था दद या दह भी। दद या दह। इन चारों भाइयों ने मिलकर, ठीक है, तो भोगभट, रज्जिल, कद्दक और दद, इन चारों भाइयों ने मिलकर मंडोर को जीता, और जीतने के बाद मंडोर को अपनी राजधानी बनाई भी। लेकिन शासक कौन था? इनका पिता हरिश्चंद्र था भी। ठीक है, तो इसका संस्थापक हरिश्चंद्र, और हरिश्चंद्र की 2 पत्नियां। क्षत्राणी के पुत्र क्या कहलाए? भोजनी भोगभट है, भोगभट। क्षत्राणी के पुत्र कहलाए जो थे, वो क्षत्रिय प्रतिहार कहलाए। ब्राह्मणी के पुत्र ब्राह्मण प्रतिहार कहलाए, जिनमें भोगभट था, रज्जिल था, कद्दक था और दद या दह था। ठीक है, और उसके बाद यहां पर क्या हुआ? प्रतिहारों की शाखा का विस्तार हुआ। क्लियर है? फिर बात करते हैं। अब देखो, इन्हीं प्रतिहारों के समय क्या हुआ
जो पश्चिमी प्रांत था, अभी भारत का जो पश्चिमी हिस्सा था, पश्चिमी हिस्से से अभिप्राय क्या है, पश्चिम की तरफ से क्या हुआ, इस साइड से अरब देशों के आक्रमण प्रारंभ हो गए, अरबी आक्रमण प्रारंभ हो गए। ठीक है, इधर से अरबी आक्रमण प्रारंभ हो गए और राजधानी क्या थी भी, मंडोर थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इधर से जब अरबी आक्रमण शुरू हुए तो जाहिर सी बात है, जब भी किसी देश पर या राज्य पर आक्रमण किया जाता है तो सबसे पहले उसकी राजधानी को सुरक्षित रखना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो इधर से जब अरबी आक्रमण शुरू हुए उस समय यहाँ का शासक था नागभट्ट प्रथम भी, नागभट्ट प्रथम यहाँ का शासक था। ठीक है, इस नागभट्ट प्रथम ने क्या किया, सबसे पहले तो अपनी राजधानी बनाई बीनमाल को। किसने अपनी राजधानी बनाई, बीनमाल को। और कारण क्या था, क्योंकि राजा को पता है सबसे पहले मुझे अपनी राजधानी को सुरक्षित रखना आवश्यक है। ठीक है, इस नागभट्ट फर्स्ट ने क्या किया, जो अरबी आक्रमण थे उनका सफलतापूर्वक सामना किया, सफलता पूर्वक सामना किया। ठीक है, अब देखो इधर से अरब देशों के आक्रमण हो रहे हैं और जैसे इसने इनका सफलतापूर्वक सामना किया तो जाहिर सी बात है इसने इनको स्थायीपन दिया भी साम्राज्य को। ठीक है, इसीलिए इसे कहा जाता है प्रतिहार वंश का संस्थापक भी, प्रतिहार वंश का संस्थापक। ठीक है, कहाँ का, प्रतिहार वंश का। अगर मंडोर के प्रतिहार वंश का पूछे तो किसको करना है, हरिश्चंद्र को। लेकिन प्रतिहार वंश का संस्थापक पूछे तो नागभट्ट प्रथम को करना है भी। आगे क्वेश्चन हो रहेगा, प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं, वो आगे पढ़ेंगे। तो प्रतिहार वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है, नागभट्ट प्रथम को। ठीक है, फिर बात करते हैं इस नागभट्ट प्रथम की उपाधि, उपाधि। ठीक है, उपाधि क्या थी, इसे कहा गया अभी नारायण। क्या कहा गया, नारायण भी। ठीक है, और नारायण कहाँ गया, कहा गया ग्वालियर अभिलेख में। और ग्वालियर अभिलेख है कहाँ पर भी, मध्य प्रदेश में, एमपी में है। एमपी के ग्वालियर अभिलेख मध्य प्रदेश में है, उसमें इसको क्या कहा गया, नारायण कहा गया। ठीक है, इसके साथ साथ इसको मलेच्छों का नाशक भी कहा गया, मलेच्छों का नाशक। मलेच्छो मतलब है मलेच्छ, अपनी मारवाड़ी भाषा में क्या कहते हैं, मलेच्छ। ठीक है ना, जो खतरनाक होता है, जो कई कई दिनों तक नहाता नहीं है, सूगला रहता है और आक्रमण करने के लिए तैयार रहता है, लड़ाई करने के लिए तैयार रहता है ना। तो इसने क्या कहा, मलेच्छों का नाशक यानी शत्रुओं का नाशक। और नारायण की उपाधि किसे दी गई है, नागभट्ट प्रथम को। किसने दी, ग्वालियर अभिलेख में इसको दिया गया है। ठीक है, ये ग्वालियर प्रशस्ति कह सकते हैं। अब देखो रोहिलादी उपाधि किसकी थी, हरिश्चंद्र की थी। इसकी उपाधि क्या है, नारायण मलेच्छों का नाशक। इसके अलावा नागभट्ट प्रथम के दरबार को नागावलोक का दरबार कहा जाता था, नागालोक का दरबार कहा जाता था। नागालोक का दरबार किसने कहा जी, बप्पा रावल ने कहा। यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। नागालोक का दरबार किसको कहा जाता है भी, नागभट्ट प्रथम के, नरभट्ट के, नागभट्ट द्वितीय के, वत्सराज के। तो याद रखना, नागभट्ट प्रथम के दरबार को नागावलोक का दरबार कहा जाता है। और किसने कहा था, यह भी याद रखना, किसने कहा था, बप्पा रावल ने। ये बप्पा रावल कौन है,
जब मेवाड़ राजवंश पढ़ेंगे तो हमने उसमें देखेंगे जो मेवाड़ राजवंश है उसका संस्थापक माना जाता है बप्पा रावल को। क्लियर है? अब देखो भी इसी नागभट्ट प्रथम को राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने अपने हिरण्यगर्भ यज्ञ में प्रतिहारी नियुक्त किया भी। प्रतिहारी ओब्लिक प्रतिहार और इसी को क्या बोलते हैं? द्वारपाल नियुक्त किया भी। ठीक है? और वहीं से इसका नाम क्या पड़ा था? प्रतिहार पड़ा था। ठीक है? तो किसने किया था? नागभट्ट प्रथम को दंती दुर्ग ने। क्लियर है? ठीक है। अभी पहला क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, अरबी आक्रमण जो भारत में हुए तो उस समय जो प्रतिहार वंश का शासक कौन था? भी तो कौन था? नागभट्ट प्रथम। इसकी राजधानी क्या थी? सुरक्षित करने के लिए बीनमाल ले गया। फिर अरबी आक्रमण का सबसे सफलतापूर्वक आक्रमण सबसे पहले किसने किया जी? नागभट्ट प्रथम ने किया। इसीलिए इसको कहा जाता है प्रतिहार वंश का संस्थापक। क्यों? क्योंकि दूसरी बात यह भी देखना, इसने राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग के हिरण्यगर्भ युद्ध में प्रतिहार का कार्य भी किया था। कहां का प्रतिहार या द्वारपाल? तो इस पश्चिमी क्षेत्र का प्रतिहार या द्वारपाल बना था। अरबी आक्रमणों को रोक कर रखा था इसने, भी उसके यज्ञ में किसी प्रकार का विघ्न न पड़े। क्लियर है? ठीक भी। फिर इसकी उपाधि थी नारायण और मलेच्छों का नाशक भी। कहां से मिली? ग्वालियर प्रशस्ति से इसकी जानकारी मिलती है। इसके दरबार को नागावलोक का दरबार कहा जाता है। और किसने कहा? बप्पा रावल ने कहा भी। ठीक है? हो रहा है याद साथ के साथ? वेरी गुड। ठीक है, फिर बात करते हैं, यह अपना क्या है भी? भारत, दक्षिणी भारत। ठीक है, यहां से शुरू करते हैं अपने राजस्थान से। इधर से आक्रमण जारी है भी किसके? अरब देशों के। अरबी आक्रमण जारी। सफलता पूर्वक सामना तो कर लिया किसने? नागभट्ट प्रथम ने। लेकिन इधर से आक्रमण जारी है। ठीक है, और यहां पर प्रतिहार वंश का इस समय जो शासक है वह है वत्सराज प्रतिहार, और इसकी राजधानी बीनमाल में। क्या है? बीनमाल। ठीक है अभी इसी समय अब अपने बात करते हैं, शुरू में पढ़ा था अभी एक पाल वंश पढ़ा, एक राष्ट्रकूट वंश पढ़ा भी। ठीक है, इधर था अभी कौन सा वंश? पाल वंश, है ना? पाल वंश कहां पर है? बंगाल में। और इस समय यहां का शासक था धर्मपाल। ओके, यहां था राष्ट्रकूट वंश में। और इस राष्ट्रकूट वंश का इस समय शासक था ध्रुव फर्स्ट। किसके समय? वत्सराज प्रतिहार के समय। अब देखना इस वत्सराज प्रतिहार के समय क्या होगा। ये तीनों क्यों पढ़ रहे हैं साथ के साथ? ठीक है, इसलिए पढ़ रहे हैं। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का 100 वर्षों तक चलने वाला जो युद्ध था वह किन किन राष्ट्रों के, किन किन राज्यों के मध्य हुआ। ठीक है, तो इसीलिए इनको पढ़ना पड़ रहा है। तो पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट के वंश के बीच में 100 वर्षों तक संघर्ष चला था अभी। ठीक है, इसीलिए एग्जाम में इनको पूछते हैं। ठीक है, अब देखना उत्तर भारत की बात करें तो यहां एक नदी निकलती है अभी, और इस नदी का यह नाम है यमुना भी। ठीक है, और ऊपर से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है गंगा भी। तो गंगा ऊपर से आती है, यमुना नीचे से आती है। यमुनोत्री हिमनद से यमुना, गंगोत्री हिमनद से गंगा भी। भागीरथी अलकनंदा मिलकर गंगा, ज्योग्राफी का पॉइंट है, छोड़ो। ठीक है,
तो दो नदियों होती है ना, तो दो नदियों के बीच का भूभाग क्या कहलाता है? दोआब। क्या कहलाता है? दोआब कहलाता है। ठीक है। और दोआब क्या होता है? अब दो नदियों के बीच का भूभाग है तो बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर होगा, उपजाऊ होगा भी बहुत ज्यादा। तो इस उपजाऊ भूभाग को कहा जाता है क्या? यहां पर एक जगह थी कन्नौज में। क्या थी? कन्नौज। और कन्नौज वर्तमान में कहां पर है अभी? उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है। अभी तो गंगा यमुना और कन्नौज याद हो गया। तो दो नदियों के बीच का भूभाग कहलाता है दोआब। और दोआब क्या होता है? अभी बहुत ज्यादा उपजाऊ हिस्सा होता है। और इस जगह जो दोआब था उसका नाम था कन्नौज भी। ठीक है। इस कन्नौज में जो राजवंश था वह था आयुध वंश। क्या था? आयुध वंश में। यह भी याद रखना। आयुध वंश कहां पर था? अभी कन्नौज में था अभी। और आयुध वंश का संस्थापक था इंदिरा युद्ध में। इंदिरा युद्ध में। ठीक है। और यह इंदिरा युद्ध क्या था? एक बहुत ही निकम्मा और अयोग्य शासक था। ठीक है। इतनी बढ़िया शानदार जगह का मालिक और वो भी निकम्मा और अयोग्य। तो बात बाकी जो राज्य है उनको अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है। सपोज करो यहां पर मेरे अपने पास एक रह रहे हैं, प्लॉट खाली पड़ा है। ठीक है। ये मान लो कोई प्लॉट है, ये खाली पड़ा है, एक बंदा यहां बैठा है, एक बंदा यहां बैठा है, एक बंदा यहां बैठा है, इनके बीच में ये प्लॉट खाली पड़ा है। अब देखो सीधी सी बात है, खाली प्लॉट पर क्या करेगा? ये जाएगा मेरा कब्जा हो, ये जाए मेरा, ये फिर मेरा। सेम यही कहानी यहां पर हुई। तो ये जो इस समय वत्सराज प्रतिहार था, इसने क्या किया? इधर से अरबी आक्रमण जारी है, राशन की, पानी की है और धन की धीरे धीरे कमी आ रही है, क्योंकि युद्ध लड़ना आसान थोड़ी होता है। तो जब इसको लगा भी अपने पास मारवाड़ में तो जाहिर सी बात है बारिश हो तो कुछ पैदा हो, तो इसने क्या किया? इसने सोचा कि अगर मैं यहाँ पर आक्रमण करूँ और यहाँ अपना साम्राज्य ले जाऊँ तो मेरे को राशन पानी की तो कमी नहीं रहेगी और सेना को देने के लिए वेतन भी मिल जाएगा, खाद्य सामग्री भी मिल जाएगी। यह सोचकर इस वत्सराज प्रतिहार ने इस पर आक्रमण किया। ठीक है। वत्सराज प्रतिहार ने क्या किया? आक्रमण भी, और आक्रमण कर जीत गया भी। कौन जीता? जी वत्सराज प्रतिहार जीता। ठीक है। अब देखो इसने इस पर आक्रमण कर दिया तो यह बात इसको हजम नहीं हुई। इसने क्या किया? इसने इस पर आक्रमण किया। किसने किया? पाल वंश ने आक्रमण किया। किस पर? वत्सराज प्रतिहार पर, परंतु हार गया। कौन हारा? धर्मपाल। ठीक है। अब जाहिर सी बात है, मुझे ना मिला तो ना मिला, मेरे पड़ोसी को क्यों मिला? ठीक है। एक सच्चाई बताता हूं बेटा, याद रखना, जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई, अगर आप 2 दोस्त 4 दोस्त तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, और तैयारी के दौरान आपने एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद सब दोस्त एक जैसे नहीं होते, लेकिन 99.99% दोस्तों की बात बताता हूं। तो जब एग्जाम दिया तो पहले दोस्त ने अपना रिजल्ट देखा, अरे यार मेरा तो नहीं हुआ, तो वो तुरंत क्या करेगा? ये नहीं सोचेगा मेरा ना, अब वो तुरंत तुम बाकी जो 3 बच गए उनका रिजल्ट देखेगा, हे भगवान उसका ना हो गया, हे भगवान उसका न हो गया। सच्चाई है, मानो चाहे न मानो। तो जाहिर सी बात है कि जी मेरे को तो नहीं मिला, नहीं मिला, इसको क्यों मिल जाए? तो इसने इस बात की जानकारी दी ध्रुव फर्स्ट को। ऐसा कर इसने क्या कर लिया है? वहां पर आक्रमण कर लिया है, क्योंकि ये तो तुम्हारे सामंत थे, प्रतिहार थे, पुराने टाइम में तुम्हारे अधीन रहे हुए। तो इन दोनों ने मिलकर क्या किया? इस ध्रुव फर्स्ट ने आक्रमण कर दिया। किस पर है? वत्सराज प्रतिहार पर, और ध्रुव फर्स्ट जीत गया। ठीक है। आक्रमण कर जीत गया। कौन है? ध्रुव फर्स्ट जीत गया। ठीक है। यहां से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ, त्रिपक्षीय संघर्ष में
सर्वप्रथम विजेता, सर्वप्रथम विजेता कौन बने? तो जी ध्रुवफर्स्ट बना। ठीक है, ध्रुवफर्स्ट कौन से राजवंश का था? तो सीधा सा जवाब देना है, कौन से का था? राष्ट्रकूट वंश का था। राष्ट्रकूट वंश का एक क्वेश्चन यहां से तैयार हो जाएगा। क्लियर है? तो इस त्रिपक्षीय संघर्ष पर कन्नौज पर सर्वप्रथम अधिकार किया था किसने? वत्सराज प्रतिहार ने। उसके बाद पाल वंश ने, धर्मपाल ने आक्रमण किया, वत्सराज पर हार गया, फिर दोनों ने मिलकर आक्रमण किया वत्सराज पर और ध्रुवफर्स्ट जीत गया। तो प्रथम बार जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ उसमें किस किस ने भाग लिया? तो जी वत्सराज ने लिया प्रतिहारों में, राष्ट्रकूट वंश के ध्रुव ने और पाल वंश के धर्मपाल ने। और प्रथम बार विजेता कौन रहा? ध्रुवफर्स्ट रहा। एक क्वेश्चन और आता है, त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम रूप से विजेता कौन रहा था? तो तब याद रखना अपने आंसर आएगा प्रतिहार राजवंश। आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? फिर इस वत्सराज प्रतिहार की बात कर लेते हैं अभी। वत्सराज प्रतिहार तो एग्जाम की दृष्टि से अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह बंदा कौन है? वत्सराज है प्रतिहार। इसने 778 ईस्वी से 805 ईस्वी तक क्या किया? शासन किया। अभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कब से कब तक किया? जी 778 से 805 ईस्वी तक है किया। ठीक है। इसके पिता देवराज, इनका शासन क्रम भी पढ़ेंगे भी अपने लास्ट में, जैसे उन क्लासों में याद किया था ना वैसे इसका शासन क्रम भी याद करेंगे। ठीक है। और इसकी माता भूमिका देवी भी। ठीक है। इस वत्सराज प्रतिहार ने ओसिया, और ओसिया है जोधपुर में, ओसिया वर्तमान जोधपुर में सचियाय माता के मंदिर का निर्माण कराया। भी सचियाय माता मंदिर निर्माण भी। ठीक है। इसी ओसिया को कहा जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट भी राजस्थान का भुवनेश्वर। राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ओसिया जोधपुर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? भी ओसिया में जो ये सचियाय माता का मंदिर है यह वास्तव में एक सूर्य मंदिर है। ठीक है। और जो भुवनेश्वर है वहां पर भी विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है, इसीलिए इसे राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। ठीक है। फिर इसी वत्सराज की उपाधि भी यहां लिख देता हूं। उपाधि पूछी जाएगी भी, रण हस्तिन। रण हस्तिन, तो रण हस्तिन किसकी उपाधि थी? वत्सराज प्रतिहार की थी। त्रिकोणीय संघर्ष में किस प्रतिहार शासक ने भाग लिया? वत्सराज ने भाग लिया। रण हस्तिन उपाधि किसकी थी? वत्सराज की थी। नारायण किसकी थी? नागभट्ट प्रथम की थी। रोहिलादि किसकी थी? हरिश्चंद्र की थी। क्लियर है? ठीक है। फिर इसी के समय एक ग्रंथ लिखा गया था कुवल्य मालावी। तो एक ग्रंथ लिखा गया कुवल्य मालावी, यहां लिख देता हूं। उद्योतन सूरी कृत कुवल्य माला ग्रंथ में। ठीक है भी, ग्रंथ में मरु बोली किसे कहा गया अभी? मारवाड़ी का उल्लेख मिलता है। उल्लेख मिलता है कौन से में? कुवल्यमाला ग्रंथ में। किसने लिखा? उद्योतन सूरी ने लिखा, इसी वत्सराज के समय लिखा भी। तो यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है भी। कुल राजस्थान की 18 देशी भाषाओं का उल्लेख है, जिनमें से एक उसने मरु बोली बताई थी। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको याद हुआ होगा
और चैप्टर भी इंटरेस्टिंग लगा होगा बेटा। एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसको एक बार पढ़ना, उसके बाद रिवीजन करना, और ये जो पीडीएफ कर रहे हो ना, पीडीएफ भी डाल देंगे, ठीक है, पढ़ लेना। ओके, आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे, धन्यवाद।